स्पार्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम नॉलेज बूस्टर सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि भारतीय संविधान में तीन पिलर की यानी कि तीन स्तंभों की बात की गई है। एक आपका कार्यपालिका है, दूसरा आपका विधायिका है और तीसरा आपका न्यायपालिका। और दोस्तों, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की बात की गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कुछ विशेष या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आखिरकार किस प्रकार से भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र रह पाती है। ठीक है, तो दोस्तों, जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो विधि के शासन के लिए यानी रूल ऑफ लॉ के लिए या रूल ऑफ लॉ को समुचित तरीके से चलाने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है? यहाँ पर विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य किससे है? दोस्तों, जब हम विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है विधि ही शासन है। ठीक है, क्या है? विधि ही शासन है। किसका मतलब है? विधि के शासन का। और दोस्तों, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो क्या किया गया था? प्रोफेसर डाइसी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर डाइसी के द्वारा विधि के शासन का प्रतिपादन किया गया। और विधि के शासन का जो उल्लेख है या कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश संविधान का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माना जाता है। क्लियर है? किस संविधान का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है? ब्रिटेन के संविधान का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों, यहाँ पर विधि के शासन की यदि हम अर्थ की बात करें, रूल ऑफ लॉ के यदि हम अर्थ की बात करें तो इसके तीन अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ क्या है? कोई भी व्यक्ति सिवाय कानून भंग के दंडनीय नहीं होगा। दूसरा अर्थ क्या है? कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। और तीसरा अर्थ क्या हो सकता है? संवैधानिक अधिकार न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। दोस्तों, एक एक करके यदि हम इस पर चर्चा करें तो सबसे पहला है कि कोई भी व्यक्ति सिवाय कानून भंग के दंडनीय नहीं है। यदि हम भारत के हिसाब से भारत को एग्जाम्पल लेकर के बात करें तो भारत में कोई भी व्यक्ति तभी सजा का हकदार है जब उसने किसी कानून को तोड़ा हो, किसी कानून को भंग किया हो। सिर्फ और सिर्फ तभी क्या है? वो सजा का हकदार है या उसको सजा दी जा सकती है। ठीक है, और जिस कानून को तोड़ा है उसी कानून के हिसाब से क्या किया जाएगी? उसको सजा दी जाएगी। इसके बारे में हमने चर्चा की है कि जो व्यक्ति जिस समय किसी कानून को तोड़ता है तो उसी समय जो कानून लागू होता है उसी के आधार पर उसको सजा दी जाती है, ना तो उससे पहले वाले कानून के आधार पर दी जाती है, ना उसके बाद वाले कानून के आधार पर दी जाती है। क्लियर है दोस्तों? और जिस प्रकार से सजा दी जानी है उस प्रक्रिया का भी उल्लेख कानूनों में किया गया है। आप उस प्रक्रिया से हट करके उसको सजा नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कोई भी व्यक्ति सिवाय कानून भंग के दंडनीय नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति ने कोई कानून नहीं तोड़ा हो और आप उसको क्या कर दो? दंड दे दो, सजा दे दो। क्लियर है दोस्तों? दूसरी हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। इस लाइन से दोस्तों आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 याद आ रहा होगा। आर्टिकल 14 के हिसाब से जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून की निगाह में बात करें, कानून की नज़र में बात करें तो सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। क्लियर है दोस्तों? तो कानून के समक्ष समानता है, यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सर्वोच्च कौन है? कानून है। और या फिर किसी को बात की जाए अलग अलग कानून, एक कानून के हिसाब से अलग और अलग अलग व्यक्ति हैं, यदि उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तीसरी बात की जाए, संवैधानिक अधिकार न्यायिक निर्णय के परिणाम है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। चूंकि ब्रिटेन का संविधान यदि बात की जाए तो दोस्तों अलिखित संविधान है। ठीक है, और वहां पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यानी कि मूल अधिकारों का संविधान में जिक्र नहीं है। मूल अधिकारों का जो स्रोत है वो कहाँ से निकल के आया है? अलग अलग न्यायालय के निर्णयों के द्वारा निकल के आया है। ठीक है ना?
यानी कि जो आपके यहाँ भारत में जो फंडामेंटल राइट है वो संविधान में बताए गए हैं, और ब्रिटेन में किसके द्वारा आए हैं, जो न्यायालय के द्वारा समय समय पर क्या किया गया है, निर्णय दिए गए हैं, उनके द्वारा निकल करके वहाँ पर उनके मूल अधिकार आए हैं। तो भारतीय संविधान में विधि के शासन की जब हम बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो दो अर्थों को लिया गया है। कौन कौन से अर्थ हैं? कोई भी व्यक्ति सिवाय कानून भंग के दंडनीय नहीं है, और दूसरा कौन सा है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप आपको समझ में आया होगा विधि के शासन के बारे में। और दोस्तों विधि के शासन को समुचित रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना। क्लियर है? अब दोस्तों बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आखिर कैसे पता चलता है कि किसी देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ बताया गया है। किसको? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ बताया गया है, और इसके लिए 3 आवश्यक शर्तें बताई गई हैं कि इन शर्तों को फॉलो करना होगा, तब न्यायपालिका क्या होगी? स्वतंत्र होगी। सबसे पहली शर्त क्या है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से उन्मुक्त होना चाहिए। ठीक है ना, यानी न्यायपालिका को सरकार के जो भी विभाग हैं, ठीक है, उनके हस्तक्षेप से क्या होना चाहिए? उन्मुक्त रहना चाहिए। दूसरा, न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। क्लियर है? जो न्यायपालिका है उसके द्वारा जो भी निर्णय दिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं, वो कार्यपालिका एवं जो व्यवस्थापिका है उसके हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। और तीसरी जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब न्यायाधीश भय और पक्षपात से मुक्त होंगे तभी क्या कर पाएंगे? वो स्वतंत्र होकर के न्याय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये शर्त फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और नागरिक न्यायाधीशों की हम बात की जाए, उनको भय और पक्षपात से मुक्त करने के लिए भारतीय संविधान में कई सारी स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है, जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, सबसे पहली स्वतंत्रता है वो है न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्लियर है दोस्तों? जब हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 सामने आता है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। उसके अलावा दोस्तों आपका चाहे प्रथम न्यायाधीश मामला हो, चाहे द्वितीय न्यायाधीश मामला हो, या तृतीय न्यायाधीश मामला, जिसके बारे में हम पॉलिटी के लेक्चर में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, इनके द्वारा दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसको कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पर बात की जाए कि कॉलेजियम सिस्टम, चूंकि इसमें 5 सदस्य होते हैं और उसका कार्य क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो दोस्तों ये पांचों के पांचों सदस्य न्यायाधीश ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है, यदि हाई कोर्ट में की जा रही है, तो 3 सदस्य और जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उनको ऐड कर लिया जाता है, तो 8 सदस्यों का पूरा कॉलेजियम बन जाता है। तो दोस्तों चूंकि कॉलेजियम में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, सभी की सभी कौन है? न्यायाधीश हैं। दोस्तों यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप कैसा होता है? ना के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या है? न्यायालय स्वतंत्र है। क्लियर है? अब दोस्तों बात करते हैं जो न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है उसका कार्यकाल सुरक्षित है कि नहीं। उसको ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफर होने का भय, ऐसा तो नहीं उसको हटाए जाने का भय हो। तो दोस्तों उसको दूर करने के लिए कार्यकाल की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जब न्यायाधीशों की जो कार्यकाल की हम बात करते हैं तो 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना? कितनी वर्ष की उम्र तक? 65 वर्ष की आयु तक कार्य करने की सुरक्षा भारतीय संविधान देता है, जिससे कार्यपालिका या विधायिका नहीं छीन सकती। तो अपने कार्यकाल को पूरा कर सकते हैं वो। हाँ, इन्हें पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में ही अनुच्छेद 124 और 124 का क्लॉज 4 और 124 का क्लॉज 5 में प्रावधान दिए गए हैं, जिसके तहत संसद को नियम बनाने की शक्ति दी गई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नियम हटाने का जो नियम बनाया गया, संसद के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का नियम बनाया गया, वो प्रक्रिया बहुत काफ़ी जटिल है,
जिसको महाभियोग कहा गया है, उस नियम में, संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग नहीं किया गया। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया गया है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए। क्लियर है? तो दोस्तों जो नियम बनाए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि यदि साबित कदाचार के आधार पर, ठीक है ना, या असमर्थता के आधार पर ही संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा क्या किया जाएगा? उसको हटाया जाएगा। और जो विशेष बहुमत है वो आपको मैंने समझाया हुआ है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कितना? आपका 2/3 सदस्य, और कुल सदन संख्या का कितना है? आधे से ज़्यादा 50%, और यहाँ से पास होने के बाद आधे से अधिक राज्यों की अनुमति मिलना आवश्यक है। तब ही कोई व्यक्ति क्या करेगा? अपने पद से कोई न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, तो केवल साबित कदाचार के आधार पर ही आप क्या कर सकते हो? किसी न्यायाधीश को हटा सकते हो, जिसको आप महाभियोग की प्रक्रिया भी बोल सकते हो। क्लियर है दोस्तों? और जो कि इतनी आसान नहीं है कि किसी भी न्यायाधीश को हटा दिया जाए। तो दोस्तों उसका कार्यकाल भी सुरक्षित किया गया है। क्लियर है? अब दोस्तों बात की जाए वेतन आदि की सुरक्षा। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी न्यायाधीश को ऐसा लगे कि मेरी पता नहीं तनख्वाह मिले ना मिले, कम कर दी जाए। तो यहाँ पर संविधान के द्वारा वेतन आदि की सुरक्षा का प्रावधान भी किया गया है। कैसे किया गया दोस्तों? कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत सुप्रीम कोर्ट के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चे, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में उस पर खर्चा हो रहा है, वो भारतीय संचित निधि पर भारित घोषित किया गया है। ठीक है ना? भारतीय संचित निधि पर क्या किया गया है? भारित व्यय घोषित किया गया है। और भारित व्यय के बारे में हमने समझा हुआ है कि इनमें संसद कोई कमी नहीं कर सकती, केवल क्या कर सकती है? इसको बढ़ा सकती है। और इस पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती, सिर्फ क्या हो सकती है? बहस हो सकती है या चर्चा हो सकती है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर वेतन की सुरक्षा भी आपको मिलती है न्यायाधीशों को, तो यहाँ से भी इंडिपेंडेंट है। उसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण है अवमानना पर दंड देने की शक्ति, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दोस्तों यदि न्यायालय की किसी के द्वारा अवमानना की जाती है, वह स्वयं ही न्यायाधीश ही क्यों ना हो, तो दोस्तों वहां पर उसको क्या किया गया है? दंड देने की शक्ति न्यायालय को दी गई है। पहले शुरुआत में केवल सुप्रीम कोर्ट के पास थी, 1999 के बाद सभी न्यायालयों को दे दी गई है। क्लियर दोस्तों? इसके लिए 1971 में एक अलग से एक्ट भी बनाया गया है। तो दोस्तों वैसे बात की जाए तो अनुच्छेद 129 यानी कि अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है? अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद 71 में दोस्तों कुछ कानून बनाए गए हैं अवमानना के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। और 1991 के बाद जैसे मैंने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय चाहे हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट के लिए भी क्या किया गया है? लागू कर दिया गया है। क्लियर दोस्तों? और जो नियम था वो कौन सा था? न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971। क्लियर है? अब यदि कोई व्यक्ति दोस्तों अवमानना करता है न्यायालय की, तो न्यायालय क्या करता है? उसको दंड देने की शक्ति रखता है। ठीक है, इसके अलावा कई और अन्य स्वतंत्रताएं भी आपको देखने को मिलती हैं जो न्यायालय को प्रदान की गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138, 139 और 134 का क्लॉज 2, यानी आर्टिकल 138, आर्टिकल 139 और आर्टिकल 134 का क्लॉज 2। यह संसद को शक्ति देता है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता बढ़ाने के लिए, यानी कि ज्यूरिडिक्शंस बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। किसको? संसद को। यहाँ पर ये अधिकारिता को या शक्ति को कम नहीं कर सकती, क्या कर सकती है? सिर्फ बढ़ा सकती है। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए अनुच्छेद 121 की, आर्टिकल 121 की, तो दोस्तों अनुच्छेद 121 यह प्रावधान करता है कि न्यायाधीशों द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संदर्भ में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जा सकती। क्लियर है? हाँ, वो बात अलग है कि आप उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हो। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया के अलावा किसी भी प्रकार की बहस संसद में नहीं की जा सकती।
किसके ऊपर? न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संदर्भ में। ये किसमें दिया हो गया आपको? आर्टिकल 121 में। आर्टिकल आता है एक आर्टिकल 146 अनुच्छेद 146 आर्टिकल 146 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई की बात की जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए, को शक्ति दी गई है कि वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सकें। जैसे दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी वर्कर होते हैं, चाहे अधिकारी हो या सेवक हो, ठीक है, तो उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, कोई यूपीएससी वगैरह उसको कंडक्ट नहीं करवाती, ठीक है। तो जो नियुक्ति का अधिकार है वो भी किसको दिया गया है? आर्टिकल 146 के तहत सीजीआई को दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है, ये महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। यदि कोई न्यायाधीश रिटायर्ड होता है तो वो दोबारा से प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यानी कि एडवोकेट नहीं बन सकता किसी कोर्ट में, ठीक है, वकालत नहीं कर सकता। वकालत पे क्या की गई है? रोक लगा दी गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि न्यायाधीश निर्णय देते समय लाभ से बचे रहें। जब वो किस पोस्ट पर हो? न्यायाधीश की पोस्ट पर हो, तो वो किसी ऐसे निर्णय को ना दें या ऐसे लाभ से प्रेरित होकर निर्णय को ना दें जो कि उनको रिटायरमेंट के बाद एक एडवोकेट के रूप में लाभकारी हो। क्लियर है दोस्तों? तो वकालत पर रोक लगाई गई है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को वकालत करने से रोका गया है, लेकिन राजनीतिक पदों पर या आयोगों से जुड़ी नियुक्ति को स्वीकार करने से नहीं रोका गया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आप वकालत तो नहीं कर सकते, लेकिन राजनीतिक पदों को स्वीकार कर सकते हैं और आयोगों से जुड़ी नियुक्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों अभी लेटेस्ट में एक केस सामने आया था, काफी विवाद उत्पन्न हुआ था रंजन गोगोई के द्वारा। रंजन जो आपके सीजीआई थे, ठीक है, रंजन गोगोई, उनके द्वारा राज्यसभा की सदस्यता को स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो काफी ज्यादा विवाद किया गया था, लेकिन वास्तविकता में देखी जाए तो हर जो भी न्यायाधीश रिटायर्ड हो रहा है उसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी राजनीतिक पद को स्वीकार कर सकता है। क्लियर दोस्तों? उसके अलावा भी आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे कि कई ऐसे न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़े हुए हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपको बताता है, आज हमने चर्चा की किसके बारे में, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित कैसे होती है। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको कमेंट कीजिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।